Morning students. Today we will discuss about objectives of management. प्रबंधन के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट प्रबंधन के उद्देश्य। जब हम मैनेजमेंट को बारे में समझते हैं तो हमें ये भी जानना ज़रूरी होता है कि प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या संगठनात्मक उद्देश्य। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को मतलब होता है कि मार्केट में सरवाइव करना। एक कंपनी है, उसने कोई व्यक्ति है, एक एक्स पर्सन है, उसने अपना एक कंपनी डाली है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का उसका एम है कि वो मार्केट में सरवाइव कर सके, प्रॉफिट गेन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर सके। तो कोई भी कंपनी है वो जब छोटा सा एक बिज़नेस किया जाता है या छोटी एक शॉप सोल प्रोप्राइटर खोला जाता है तो वो धीरे धीरे करके ग्रोथ करती है। सडनली वो ग्रोथ नहीं करती है, तो वो एक तब ग्रोथ कर पाती है जब वो मार्केट में सरवाइव कर पाती है। तो कम ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही आता है कि मार्केट में सरवाइव करना, प्रॉफिट गेन करना, ग्रोथ करना। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मीन कि सोसाइटी में किस तरीके की चीज़ें चाहिए। सामाजिक उद्देश्य यही आ जाता है कि समाज में किस तरीके के मालिकों की ज़रूरत है। ठीक है। जब समाज में माल की ज़रूरत है तो उसके लिए क्या किया जाए कि जो जिनके पास डेली की चीज़ें हैं उनके पास भी पहुँचे, जो सैलरी लेते हैं उनके पास भी पहुँचे, जो वे भत्ते पे रहते हैं उनके पास भी चीज़ें हों। तो ये सब चीज़ें क्या है कि कंपनी डिसाइड करके फिर प्रोडक्ट को बनाती है, माल को बनाती है। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सामान है, उसको बनाया जा रहा है तो उसके लिए उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट है वो 100 रुपीज़ का है तो 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट जिसकी अपनी जो रोज़ कमाता है, जो डेली का 200 रुपीज़ कमा रहा है, वो तो 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट ले नहीं सकता। तो वो क्या करेगा, तो कंपनी क्या करेगी, उसके लिए लोअर प्राइस पे, उसकी रीज़नेबल प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाएगी ताकि वो भी ले सके और जो जिसकी सैलरी अच्छी है वो भी ले सके, जिसकी सैलरी कम है, जो डेली वेजेस वाले हैं वो भी ले सके। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, व्यक्तिगत उद्देश्य। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव व्यक्तिगत उद्देश्य वो होता है जहाँ हम एम्प्लॉयज़ को लेते हैं। एम्प्लॉयज़ जो हमारा काम कर रहे हैं, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत है ना, उन्हें भी तो सैलरी की ज़रूरत है। अगर वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें एप्रिशिएशन की भी ज़रूरत है। तो कंपनी क्या करती है, जिनका काम अच्छा होता है, बेस्ट वर्क करते हैं, गुड वर्क करते हैं, तो कंपनी उनको भी अप्रिशिएट करती है कि इस महीने का बेस्ट वर्कर इनका है। तो उस तरीके की चीज़ें कंपनी में होनी चाहिए। दूसरी चीज़, एम्प्लॉयज़ को बोनस देना, मोटिवेट करना, गिफ्ट्स देना, टाइम टू टाइम प्रमोट करना, ये भी एक मोटिवेशन का पार्ट है ताकि एम्प्लॉयज़ जो है वो बेस्ट वर्क प्रोवाइड कर सके। ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रबंधन की प्रकृति। प्रबंधन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। प्रबंधन की प्रकृति कला की तरह भी होनी चाहिए, विज्ञान के रूप में भी होनी चाहिए, पेशे के रूप में भी होनी चाहिए और कला और विज्ञान दोनों के रूप में भी होनी चाहिए। तो हम इसमें यही डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट एज अ साइंस या प्रबंधन विज्ञान है। तो प्रबंधन विज्ञान है, मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो जब साइंस का नाम आता है, साइंस के साथ में एक लॉजिक चलता है कि ये काम इस तरीके से होना चाहिए। तो जहाँ लॉजिक आ जाता है तो वहाँ काम साइंस के अकॉर्डिंग होता है या विज्ञान कह सकते हैं हम। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा, जैसे हम देखते हैं कि केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, इसमें क्या होता है, एक तालमेल बिठाया जाता है, तो वो चीज़ें होना ज़रूरी है। उसी तरीके से मैनेजमेंट को इसीलिए साइंस कहा गया है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, ताकि उसको साइंस की तरीके से तालमेल उसमें बिठाया जा सके। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट प्रबंधन कला है, ये कहा जाता है कि मैनेजमेंट को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है कि उसके लिए कोई भी व्यक्ति
उसको इजीली समझ सके, बता सके, कर सके। ठीक है, मैनेजमेंट ऐसा एज एन आर्ट, प्रबंधन कला है, और उसको करने की जो कला है वो कला एक इस तरीके की होती है कि किसी को भी किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना आ सके। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। तो हमने अभी पढ़ा कि साइंस मैनेजमेंट एज अ साइंस मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर लॉजिक्स होते हैं। सेकंड हमने पढ़ा मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डिज़ाइनिंग होती है कि उसको किस तरीके से किया जाएगा। तो जहाँ साइंस भी आ गया, आर्ट भी आ गया, तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एज अ साइंस भी काम करना चाहिए, एज एन आर्ट भी काम करना चाहिए ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रबंधन पेशा है, प्रबंधन पेशा है, हमने ये तो कह दिया, लेकिन क्यों, कैसे? जब हमने पहले पढ़ा था तो पेशे में हमने पढ़ा था डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, लॉयर, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे हो सकता है? मैनेजमेंट प्रोफेशन हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मैनेजमेंट में भी तो डिग्रीज ली जाती है जो कि पर्सन सिर्फ उसी काम को कर सके, जैसे एमबीए हो गया, और भी कई डिग्रीज हैं जो मैनेजमेंट में ली जाती हैं। तो उसमें जिसने डिग्री ली है उसकी, वो सिर्फ मैनेजमेंट का काम कर सकता है और कोई अदर काम वो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के स्तर। प्रबंधन के स्तर में फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसमें हमारे आ जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, जो कि हेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हमारे बीच के लोग आ जाते हैं जो कि हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल हेड्स में हमारे परचेस मैनेजर वगैरह आ गए, बाकी सारे लोग आ गए, जो भी हमारे मैनेजर्स हैं, जो कि डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, वो सब आ गए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसे हम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। हिंदी में इसे प्रबंधन के पर्यवेक्षण स्तर, जिसे हिंदी में हम निम्न स्तर प्रबंधन भी कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके अंडर में वर्कर्स काम करते हैं, जैसे सुपरवाइज़र हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो गए, क्लर्क हो गए, ये सब क्या है, इनके अंडर में वर्कर्स वर्क करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट टॉपिक प्रबंधन के कार्य। प्रबंधन के कार्य में पहला टॉपिक आता है प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग, फिफ्थ कंट्रोलिंग। कार्य योजना सॉरी प्रबंधन के कार्य आ जाते हैं हमारे योजना, आयोजन, स्टाफिंग, संचालन करने वाला, निरोधक। ठीक है, तो इन प्लानिंग, किसी भी चीज़ को प्लान करना, उस प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजिंग, देन ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है, तो वो स्टाफिंग में आ गया। स्टाफिंग के बाद में डायरेक्टिंग, जो कि किसी स्टाफ तो रख लिया, अब उसको डायरेक्ट कैसे करना है, उसको डायरेक्शन देना है, तो वो डायरेक्टिंग में आ जाएगा। और इन डायरेक्टिंग करने में अगर कोई परेशानी आ रही है या कोई काम कोई नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर कंट्रोल रखना, दैट ये आ जाता है हमारा कंट्रोलिंग में। और इसे हम और भी अच्छे से विस्तार में डिस्क्राइब करके आगे के हमारे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे के हमारे वीडियोस में पढ़ेंगे, आगे के और टॉपिक्स आएंगे जिनमें हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, समन्वय क्या होता है? समन्वय यही होता है कि किसी भी काम को करा जा रहा है तो उस काम को करने के लिए उसमें तालमेल होना ज़रूरी है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का, समन्वय का सिंपल सा जो सामान्य वर्ड है वो है तालमेल बनाना। तो जब डिपार्टमेंटल हेड से डिपार्टमेंट्स है, तो उन डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। इन केस किसी काम को करने के लिए एक टीम बनाई गई, वो बनाई गई 10 मेंबर से। ठीक है, अब उस 10 मेंबर्स में 2 मेंबर कहते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, तो क्या वो 8 मेंबर्स उन 10 मेंबर्स का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम अगर एग्जांपल लें तो हमारा हाथ ही ले लेते हैं। ठीक है, हमारे हाथ में
5 फिंगर्स है, वी हैव 5 फिंगर्स इन आवर हैंड। इसमें हम हमारी होल फिंगर्स आर इक्वल? नो, हमारी सारी फिंगर्स इक्वल नहीं है, बट वो जब काम करती है तो वो एक साथ काम करती है, अलग अलग नहीं। अगर कोई 2 उंगली में चोट लग जाती है तो बाकी के 3 उंगली को काम करना एक साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन है मैनेजमेंट में होता है कि जब कोई काम किया जा रहा है, कोई व्यक्ति काम को कर रहा है, तो उसको करने के लिए जो प्रॉब्लम्स उसको क्रिएट होंगी अगर सब एक साथ बैठ कर के काम नहीं करते हैं। तो जैसे हिंदी में कहा जाता है एकता में शक्ति है, या यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, यूनिटी इन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ या एकता में शक्ति है, तो वो इसीलिए कहा जाता है। एक क्यों? क्योंकि जब सब मिल कर के करते हैं तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता, और जब कोई अकेले अकेले करता है तो वो काम उस तरीके से हो ही नहीं पाता जैसे सोचा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।